हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं अपना आज का सेट नंबर 7। तो ये है हमारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक डीजीटी का पेपर 2005 का, जो हम हिस्ट्री का पेपर है आपका, तो हम सॉल्व करेंगे आज। जैसे कि आपको पता है 63 क्वेश्चंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं होते, फटाफट हो जाएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में पढ़ती हूँ साथ में, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो वो आप एडजस्ट कर लो, अपना स्पीड में देख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करने से पहले आपको करना होगा मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, साथ ही साथ में शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जिसको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की उसको शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, और कमेंट ज़रूर किया करिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, गिरनार शिलालेख संबंधित है। तो गिरनार शिलालेख जो है वो संबंधित है रुद्रदामन से। ठीक है, रुद्रदामन भारत में शासन करने वाले शक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण था। जूनागढ़ गिरनार से शक संवत 150 ईस्वी का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और ये प्रशस्ति के रूप में है। खारवेल चेदी वंश का शासक था और रुद्रसेन प्रथम तथा रुद्रसेन द्वितीय वाकाटक वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल में वो कौन सा स्थान है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार और हथियार प्राप्त हुए हैं? तो ये है भाई आपका चिरांद। ठीक है, 1962 से 63 ईस्वी में प्रोफेसर वीपी सिन्हा के नेतृत्व में बिहार के चिरांद नामक ग्रामीण स्थल की खुदाई के बाद नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए, और खुदाई के दौरान भारी मात्रा में हिरन के सींगों के द्वारा निर्मित हथियार और औजार प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई उसका नाम था यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के मंत्रों का संग्रह है, और इनका प्रयोग अर्धव्यू नामक पुरोहित किया करता था। यजुर्वेद का कार्यक्षेत्र कुरु पांचाल है, और यजुर्वेद के दो भेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों का संग्रह है, कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्रों के साथ गद्यात्मक भाग भी है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। तो डील वाला बैल जो था वो एक पवित्र पशु था। सैंधव के धर्मज्ञान के लिए मुख्य रूप से मुद्राओं, छोटी छोटी मूर्तियों, पाषाण प्रतिमाओं आदि के प्रमाण पर भी निर्भर रहना पड़ता है, और सिंधु सभ्यता में पशु पूजा प्रचलित थी। इसमें गैंडा, बैल, चीता, भैंसा, कुबड़दार बैल आदि प्रमुख हैं। इसमें कुबड़दार बैल को पवित्र पशु के रूप में उपासना होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता काल के लोग घर बनाते थे। तो भाई सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो ना पक्की ईंटों से घर बनाते थे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो है वो नगरी और कांस्युगी सभ्यता थी, और यहाँ के मकान, नालियाँ, स्नानगृह अच्छी तरह पकाई गई ईंटों की सहायता से बनते थे। ईंट जो है वो चतुर्भुजाकार होती थी। भवन 3 प्रकार के मिलते हैं, निवास गृह, विशाल भवन और सार्वजनिक स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो महाभाष्य के रचनाकार है पतंजलि। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, और उनके महाभाष्य में यवन आक्रमण की चर्चा हुई है, जिसमें बताया गया कि यवनों ने साकेत और माध्यमिका को रौंद डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने संस्कृत भाषा का बहिष्कार करके किस भाषा को अपने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम बनाया था? तो ये थी उनकी प्राकृत भाषा। ठीक है, पूर्व जैन धर्म गुरुओं ने धर्मोपदेश के प्रसार का माध्यम संस्कृत के स्थान पर प्राकृत यानी कि अर्धमागधी भाषा को अपनाया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं और भिक्षुओं के लिए नियम संकलित हैं। इसकी भाषा अर्धमागधी है, और इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग द्वारा तथा नंदी सूत्र शामिल हैं। 12 लोगों में लिपिबद्ध 14 पुब्बों को प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ? कलिंग युद्ध कब हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल कब आया? और अशोक की मृत्यु कब हुई? तो भाई देखो, कलिंग का जो युद्ध है वो तो 261 ईस्वी में होता है। कनिष्क का राज्याभिषेक तो बहुत बाद की बात है। चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल उससे भी बाद की बात है। तो सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले होगा कलिंग का युद्ध। ठीक है, 261 में। उसके बाद जो है अशोक मरेंगे,
फिर उसके बाद में कनिष्क का राज्याभिषेक होगा और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल आएगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो तो कनिष्क के बाद ही आते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो प्राचीन काल के शासकों का विवरण निम्न प्रकार से है। 261 में कलिंग युद्ध हुआ, 236 में अशोक की मृत्यु हो गई, कनिष्क का राज्याभिषेक 78वीं ईस्वी में हुआ और 375 में से 415 तक चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल है। ठीक है, रामायण के रचनाकार कौन है भाई? तो वाल्मीकि है रामायण के रचनाकार। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी, जबकि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस के नाम से इसका अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य कथन का चयन करिए। तो भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है, बिल्कुल बात सही है। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के डलवाए, ये भी सही है। गुप्त शासकों ने रूपक नामक चांदी के सिक्के डलवाए, ये भी सही है। और भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्कों का जन्म हर्षवर्धन के द्वारा शुरू किया गया, बिल्कुल नहीं। सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, आप बता सकते हैं? तो भैया सोने के सिक्के जो है वो इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा शुरू किए गए थे। हर्ष से पहले भी स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन था। हर्ष के सिक्कों पर शिव और पार्वती की आकृति मिलती है। नेक्स्ट है, धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है, तो ये प्राकृत भाषा से संबंधित है। मौर्य सम्राट अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। धम्म संस्कृति के धर्म का ही प्राकृत रूपांतर है। धम्म के संदेश उसके दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में वर्णित है। अपने दूसरे लेख में अशोक स्वयं प्रश्न करता है कि अचु धम्मे, धम्म क्या है? इसका उत्तर भी वो दूसरे और 7वें स्तंभ लेखों में वो देता है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 327 ईसा पूर्व में किया था। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 से 27 के पूर्व में के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जिस पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। उस समय पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक परिस्थितियां अराजकता से गुजर रही थी। अजातशत्रु राजा था, तो भैया इनमें से तो किसी का भी नहीं था अजातशत्रु राजा। अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का अजातशत्रु मगध का शासक था और जिसे कुड़िक भी कहा गया। वो अपने पिता के ही समान साम्राज्यवादी शासक था, जिसने कौशल और वज्जी संघ के साथ लंबा संघर्ष कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। इसी के समय में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अजातशत्रु घोर साम्राज्यवादी था। नेक्स्ट है, कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला का एक प्रमुख केंद्र था। यही मूर्तियाँ किस पत्थर से बनाई जाती थी? तो यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। कनिष्क के समय में मथुरा कला शैली का जन्म मथुरा में हुआ। इस शैली में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग हुआ। इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय इसी कला शैली को दिया जाता है और कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ अनेक स्तूपों, विहारों और मूर्तियों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होती थी? तो उर जो है वो सामान्य ग्राम सभा को कहते थे चोल साम्राज्य के टाइम पर। तो पारंतक प्रथम के उत्तर मेरू अभिलेख से चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें 3 संस्थाओं के बारे में जानकारी मिलती है, उर, सभा या महासभा और नगरम। इसमें से उर सर्वसाधारण की सामान्य सभा थी, जबकि सभा या महासभा अग्रहार ब्राह्मणों की तथा नगरम व्यापारियों की संस्था थी। चोलों का प्रशासन तथा स्वायत्त ग्राम प्रशासन प्रणाली काफ़ी सफल रही, जिसमें उन्होंने काफ़ी दिन तक राज्य किए। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस विद्वान ने ये सिद्ध किया था? तो ये वारामिहिर ने सिद्ध किया है। वारामिहिर एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनकी प्रसिद्धि पुस्तक बृहद संहिता है। उपयुक्त वर्णन उसी में है, जबकि आर्यभट्ट ने पता लगाया कि पृथ्वी गोल है और सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है। ब्रह्मगुप्त भी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, उन्होंने शून्य की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कांची है। पल्लव नरेशों का शासन संस्कृत और तमिल दोनों ही भाषाओं के साहित्य की उन्नति का काल रहा। कुछ पल्लव नरेश उच्च कोटि के विद्वान थे। पल्लवों की राजधानी विद्या का प्रमुख केंद्र थी, जहां एक संस्कृत महाविद्यालय घटिका था। कदम्ब नरेश मयूर शर्मा विद्यादान के लिए कांची के विद्यालय में ही गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, चयन करना है भैया इधर से उधर। ठीक है, तो भैया सूरसेन की जो राजधानी है वो है आपकी मथुरा। ठीक है, गांधार की क्या है बताओ? कौशल की क्या थी? वैशाली की क्या थी? तो मुझे भी ना कुछ कभी कभी याद रहती, कभी कभी भूल जाती, तो हम आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो जैन ग्रंथ भगवती, अच्छा यहाँ पे आंसर है 3, तो पहले मिलान कर लेते हैं हम। ठीक है, देखो मैंने सूरसेन सही मिला है। सूरसेन की मुझे बहुत अच्छे से याद रहती है हमेशा। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। ठीक है, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। कौशल की राजधानी है अयोध्या और वैशाली की है बज्जी। ठीक,
भूल जाती हूँ मैं। जैन ग्रंथ भगवती, मुझे भी याद करने की जरूरत है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और इसमें से कुछ इस प्रकार राजधानी सहित है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, गांधार की तक्षशिला, कौशल की अयोध्या और वज्रसेन की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक कौन था? तो बहलोल लोदी है। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वो अपने वजीर हमीद खां से झगड़कर बदायूं चला गया और 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अधिकार करके सैयद वंश का अंत कर दिया। नेक्स्ट है, टंका नामक चांदी के अरबी सिक्कों का प्रचलन किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, टंका चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया है। इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, चांदी और टंका, तांबे का जीतल, उसी से आरंभ किए थे। टंका पर उस टकसाल का नाम लिखवाने की प्रथा प्रारंभ किया। वो कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर दरबार में आया था? तो विजयनगर दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। वह 1422 में देवराय द्वितीय विजयनगर का शासक बना। उसके शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक 1443 में विजयनगर की यात्रा करी। अब्दुल रज्जाक भारत में शाहरुख के दूत के रूप में कालीकट के राजा जमोरिन के यहाँ आया था और उसने विजयनगर के सामाजिक जीवन तथा प्रशासन का वर्णन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा दौलताबाद को अपनी नई राजधानी बनाए जाने का कारण था? तो ये नगर साम्राज्य के केंद्र में था, इसलिए उसने जो है नई राजधानी इसको बनाया। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रख दिया और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसका नाम दौलताबाद रखा। दिल्ली के स्थान पर देवगिरी दौलताबाद को राजधानी बनाए जाने का प्रमुख कारण बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने से है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य था एक विशाल स्थायी सेना का भरण पोषण। अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था के विषय में बर्नी ने कहा है कि यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अलाउद्दीन ने सेना के व्यय में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं की कीमतें निश्चित की और उनकी दरें भी कम कर दी। नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में इब्न बतूता भारत में आया था? तो ये है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया और सुल्तान ने इसका खूब स्वागत किया था। दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। ठीक है, 1341 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक टोगन तिमूर के दरबार में भेजा, किंतु वो चीन न जाकर स्वदेश लौट आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से सजाइए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण, कुतुब मीनार का निर्माण। तो भाई बाजार की जो कीमतों में सुधार है वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। ठीक है, और राजधानी स्थानांतरण जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम का है और कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक है, तो आंसर देखते हैं, ये है। तो पहले होगा पृथ्वीराज चौहान की पराजय जो कि, और फिर उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण आएगा, फिर बाजार कीमतों में सुधार आएगा, फिर आ जाएगा राजधानी स्थानांतरण। ठीक है, तो सल्तनत काल की प्रमुख घटनाओं का विवरण इस प्रकार है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो। अच्छा, ये सारा मिलाना है। ठीक है, तो इब्न बतूता की रहला है और अमीर खुसरो की तुगलकनामा है और ज़ियाउद्दीन बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़शाही है। मिन्हाज सिराज की तबक़ात नाशिरी है शायद, चलो देख लेते हैं। तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा और ठीक इब्न बतूता ने रहला लिखी और ज़ियाउद्दीन ने बर्नी ने फ़िरोज़ शाह तुगलक को खुश करने के लिए तारीख़ फ़िरोज़शाही लिखी और तबक़ात नासिरी की रचना मिन्हाज सिराज ने की। तुर्कान चिहलगानी कौन थे? तो तुर्कान चिहलगानी जो थे वो 40 तुर्क अमीरों का एक समूह था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपने विरोधी सरदारों को परास्त कर गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी जिसे तुर्कान चिहलगानी या 40 अमीरों का गुट कहा जाता था। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया? तो उसने तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी की पराजय हुई, किंतु 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा दिया। चौहानों की हार ने उत्तरी भारत में तुर्कों की सत्ता की स्थापना लगभग तय कर दिया। ठीक है,
नेक्स्ट है मस्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये है दारा सिको। दारा सिको ने अपने ग्रंथों भगवत गीता, योग वशिष्ठ और स्वयं अपनी देखरेख में फारसी अनुवाद कराया। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था, जिसे उसने ईश्वरी कृति माना। दारा ने स्वयं मज्म उल बहरीन, दो समुद्रों का मिलन नामक पुस्तक की रचना करी। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वो समूह जो गाँव के कार्यों को देखता था क्या कहलाता था? तो ये आयगार कहलाता था। न्यायाकार व्यवस्था की भांति आयगार व्यवस्था भी विजयनगर कालीन शासन व्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता थी। इस व्यवस्था के तहत ग्रामीण शासकीय इकाई पर शासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था और इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयगार कहा जाता था। नेक्स्ट है मुगल सम्राटों में चित्रकला का पारखी। तो वो था जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर चित्रकला का पारखी था। उसके प्रसिद्ध चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर फारूक बेग, बिसनदास आदि उल्लेखनीय हैं। उसने अबुल हसन और मंसूर को नादिर उज जमा और नादिर अल अस्र की उपाधि से विभूषित किया। टॉमस रो ने इसी के समय यात्रा की। टॉमस रो ने जहांगीर को एक युवती का चित्र भेंट किया। कुछ समय पश्चात जहांगीर ने सर टॉमस रो के सामने 6 चित्र रखे, लेकिन टॉमस रो अपने मूल चित्र को पहचान नहीं सका। टॉमस रो को दूत के रूप में भेजा गया था तो जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस के भारत से वापस आने के बाद अंग्रेज कंपनी ने इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एक क्षमता प्राप्त राजदूत टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। 1615 में जब टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर में सर्वप्रथम मिला, वो 1615 से 1618 तक मुगल दरबार में रहा और व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करी। उनके लेखों के नाम से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में ही उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है। गुलशने इब्राहिमी तारीख है फिरोज शाही किसकी है भाई? जियाउद्दीन बर्नी की। अकबरनामा किसकी है? अबुल फजल की है। गुलशने इब्राहिमी और मुंताब उत तवारीख नहीं पता किसकी, चलो देख लेते हैं। कुछ तो मुझे भी नहीं याद है, सब कुछ छोड़ना आता है मुझे। और तो गुलशन इब्राहिमी, मोहम्मद कासिम फरिश्ता, तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, मुनखाब उल तवारीख अब्दुल कादिर बदायूनी तथा अकबरनामा अबुल फजल की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन से पहले ही सेवारत होते थे क्या कहलाते थे? वे कहलाते थे इनमें से कोई नहीं। तो वे अमीर जिनके पूर्वज मुगल शासन से पहले सेवारत थे उन्हें खानजाद कहते थे। चगताई वंश के शासकों के द्वारा मिर्जा उपाधि का प्रयोग किया जाता था, जबकि खानखाना की उपाधि मुगल बादशाहों के द्वारा विशेष सेवा के उपलक्ष्य में दी जाती थी। जबकि भारतीय मुस्लिम अमीर के संतानों को शेख ज़ादा कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने में अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना। नेक्स्ट, अकबर का राजपूतों के साथ मेल मिलाप की नीति अपनाने का मुख्य उद्देश्य मुगल साम्राज्य को शक्तिशाली बनाना था। अकबर ने अपनी राजपूत नीति के परिणामस्वरूप 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनको उच्च मनसब प्रदान किए। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वालों का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 में अंग्रेज शासकों के लिए एक समस्या बनी हुई थी और जिस समय कॉर्नवालिस भारत आया उस समय भी उस पर पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी को बंगाल में स्थायी भूमि प्रबंधन करने की सलाह दी गई। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल में लगान की स्थायी व्यवस्था लागू कर दिया, जिसके अनुसार भूमि के लगान का 10/11% कंपनी को देना था और 1/11 भाग जमींदार अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। अंग्रेजों के द्वारा भारत में स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र तो ये था सूरत में। अंग्रेज कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई। 1608 में हॉकिंस मुगल दरबार में व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने हेतु पहुंचा और उसने मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। विभिन्न अवरोधों के बाद 1613 में अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने की अनुमति मुगल दरबार से प्राप्त हो गई। यद्यपि इससे पहले मछलीपट्टनम में भी अंग्रेज अपना केंद्र बना चुके थे। ईस्ट इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो ईस्ट इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में पारित हुआ था। ब्रिटिश संसद के द्वारा 1784 में ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसके तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। कंपनी के सभी सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन कर दिए गए। भारत के गवर्नर की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। बाद में पुर्तगाली व्यापार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बताओ कौन कब आया? तो ब्रिटिश तो 1600 में आए थे। ठीक है, रुक जाओ मिलान कर लेते पहले। भारत में पुर्तगाली व्यापार जो हुआ है 1503 में हुआ।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में आई थी, ठीक है, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई, और डच जो है 1602 में आए थे। नेक्स्ट है डलहौजी ने क्या किया भाई, तो डलहौजी जो है अपहरण सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। रिपन जो है वो स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए जाने जाते हैं। करजन ने जो है वो बंगाल की संसद से जाने जाएंगे, और बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था, तो दोहरा शासन का अंत जो है वो हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ, ठीक है। क्लाइव ने बंगाल की उलझन को कुख्यात द्वैध प्रणाली द्वारा सुलझाने का प्रयत्न किया, जिसमें वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी, परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था। वॉरेन हेस्टिंग के समय 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। दीवान का पद अवध राज्य में किस परिवार के पास रहा, तो ये रहा नीलकंठ नागर, गुजराती ब्राह्मण। अब मैं डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा ज़रूरी है, ठीक है। जो ज़रूरी होगा मुझे लगता है जिस क्वेश्चन आ सकते हैं वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। सिपाही विद्रोह 1857 में प्रथम चिंगारी भड़की थी, तो ये आपकी भड़की थी मेरठ में। मई 1857 को मेरठ छावनी के 85 सैनिकों ने कुछ विशेष प्रकार के कारतूसों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। उनको कठोर परिश्रम के साथ 10 साल की कैद की गई। 10 मई को तीसरी घुड़सवार सेना ने विद्रोह कर दिया, उसके साथ भारतीयों को पैदल सेना भी सम्मिलित हो गई। 5 जून 1857 को फांसी में विद्रोह हुआ और झांसी में, ठीक है। नेक्स्ट है मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1875 में। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आरंभ किया, जहां पाश्चात्य विषय और विज्ञान और मुस्लिम धर्म दोनों पढ़ाए जाते थे। शीघ्र ही अलीगढ़ मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन गया। यही पौधा आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वृक्ष के रूप में सामने आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएवी कॉलेज की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, तो डीएवी कॉलेज की सबसे पहले स्थापना हुई थी लाहौर में। आर्य समाज के कार्य क्षेत्र का सबसे अधिक प्रभाव विद्या तथा सामाजिक सुधार सेवा के क्षेत्र में देखने को मिला। दयानंद की मृत्यु के बाद शिक्षा के माध्यम को लेकर आर्य समाज में मतभेद हो गए। 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी स्थापना हंसराज ने की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने करी है। 1897 में अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया। रामकृष्ण मिशन का कलकत्ता में बारामठ, बेलूर और मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला गया। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन कब आया भाई बताइए, तो कैबिनेट मिशन 1946 है। क्रिप्स मिशन आपका आया था 1942 में। गांधी जिन्ना वार्ता कब हुई, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई, बताओ जल्दी। तो भैया क्रिप्स मिशन 1942 में आया। गांधी मोहम्मद अली जिन्ना की बात था 1944 में हुई। 1950 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, 1940 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। नेहरू की अंतिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम बताइए, तो लियाकत अली खान था। नेक्स्ट है तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये है सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। अब इसके बारे में क्या ही पढ़ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। लुई माउंटबेटन थे प्रथम गवर्नर जनरल लुई माउंटबेटन थे, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो राजगोपालाचारी थे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस हैं। और सुभाष चंद्र बोस की सर्वसम्मति से 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया। इस पद पर 1939 में त्रिपुरा में गांधी जी के विरोध के बाद फिर चुन लिया गया, लेकिन उनके नेतृत्व में बनी कार्यकारिणी समिति के सहयोगनामे लिखने के कारण उन्होंने समिति और कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो रिपन ने समाप्त किया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये उद्घोषणा किसने करी है, तो लोकमान्य तिलक जी ने ये उद्घोषणा करी थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा बचा है। सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार, ठीक है। किस जनसभा में करो मरो का नारा गांधी जी ने दिया है, तो ये गांधी जी ने बम्बई जनसभा में दिया था। अब ये फिर से यहाँ पर करना है भाई, तो दांडी यात्रा कब हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, तो भाई स्वदेशी आंदोलन तो है जो तुरंती बंगाल विभाजन के बाद हुआ था, ठीक। भारत छोड़ो आंदोलन हम सबको पता है। जलियांवाला बाग भी पता है, और दांडी मार्च भी आपको पता ही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पर ये हुआ था, है ना।
1923 नहीं, मैं भूल गई, 1900 दांडी मार्च कब हुआ है? 1930 में, हाँ सॉरी। तो भाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, सबनम के आंदोलन 1930 में हुआ, भारत छोड़ो 1942 में हुआ। गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था, तो गांधार कला पर अत्यधिक प्रभाव किसका पड़ा था? यूनानी कला का, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1946 है, ठीक है। अब इसके बारे में मैं नहीं पढ़ती हूँ आज। स्टोरिया डी मिगोरे ग्रंथ का रचयिता निकोलास मनुची मूल निवासी कहाँ के थे? वेनिस के थे, ठीक है। नेक्स्ट, खासी जनजाति का मूल निवास स्थान क्या है? तो खासी जनजाति का मूल निवास स्थान है आपका असम। जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों के किस भाग को कहते थे? तो जगमोहन उड़ीसा के मंडप मंदिरों के, जगमोहन जो है उड़ीसा के मंदिरों के मंडप भाग को, यानी मंडप भाग को जगमोहन कहा जाता था। तो जगमोहन उड़ीसा के मंदिरों में निर्मित वर्गाकार सभा मंडप या मुख्य मंडप को कहते हैं। इसके आगे एक या दो मंडप और बनाए जाते थे जिसे नट मंदिर या भोग मंदिर कहते हैं। जगमोहन का शीर्ष भाग पिरामिडाकार होता था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में 4 विशाल कक्ष क्रमशः देउल, गर्भगृह, जगमोहन, नट मंडलप तथा भोग मंडप बने हुए थे। नेक्स्ट है, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना करी थी? तो ये करी थी बहाउद्दीन जकारिया ने, ठीक है। किस संत ने संकीर्तन और नगर कीर्तन के रूप में भक्त गीतों को गाने की परंपरा शुरू करी? तो ये करी है चैतन्य ने। एक सेकेंड। और इसी के साथ ही हमारा जो है ये वाला पेज मतलब ये वाला सेट फिनिश होता है। थोड़ा सा आज मैंने जल्दी जल्दी करा दिया, उसका थोड़ा सा रीज़न है। और अब हम कल करेंगे 2004 का। तो मैंने क्वेश्चन सारे करा दिए, खाली डिस्क्रिप्शन नहीं, मतलब थोड़ा सा देखा है तो किसी किसी क्वेश्चन का लास्ट में। तो 2004 का अब हम कल करने वाले हैं। तब तक क्लास के साथ बने रहिए। स्टडी विद को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, कमेंट किया करिए, लाइक करिए, शेयर ज़्यादा कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल अपने सेट नंबर 8 के साथ में। तो हम 2000 पेपर का ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2004 का। बाय बाय।